नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग यूपीएससी पीटी 2020 का 51वां प्रश्न से आगे देखेंगे। आज का विचार है, परिश्रम जैसा दूसरा कोई अन्य मित्र नहीं है। ये सबके लिए एक समान ही है और सच में जो उद्यमशील व्यक्ति होते हैं और उद्यमता जैसा कोई मित्र नहीं होता, ये क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ में अंतिम रूप से यही साथ देगा जो हम अब खुद के डेस्टिनी को और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। आज का पहला प्रश्न है इकोनॉमी का, कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अगर एफडीआई है, एफपीआई वगैरह जो भी ये चीज़ें हैं, इससे संबंधित समझ है, हम लोग इसे बी से डायरेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें ऋण सृजित इसलिए नहीं होता है क्योंकि एफडीआई निवेश किसी भी कंपनी में 10% इक्विटी या उससे अधिक के इक्विटी लेने से होता है। और बाकी जितने भी विशेषताएं हैं एफडीआई साथ में एफपीआई एफआईआई, इन सब चीज़ों को देख लेंगे। और आगे देखते हैं कि भारत में वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसमें से देखिए, ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो सामान्यतः कॉमन सेंस और सामान्य समझ से हल हो सकते हैं। कैसे, आप देखेंगे, भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं, भारत के लौह व इस्पात, रसायन, उर्वरक और मशीनों के आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है। अब देख लीजिए, एक ही साथ यहाँ 3-4 वस्तुओं के बारे में बताया गया है। तो अब देखते हैं आगे क्या है। भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है, और ये बहुत ही सामान्य कथन है, क्योंकि हम सामान्य अगर जानकारी भी रखते हैं भारत के व्यापार के बारे में, अन्य एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो दशा है उसके बारे में, तो जानते होंगे हम लोग कि हमारे यहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने देश से अन्य देश में जाते हैं, जिसे ब्रेन ड्रेन भी पहले कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है, पर अब ये हानि मतलब इसके लाभदायक पक्ष भी देखे और समझे जाते हैं। तो देखिए, ये तीसरा जो है सही है। चौथा देखते हैं, भारत का कुल मिलाकर व्यापार चालू खाते का घाटा हो रहा है। अब यहाँ 2 कथन देखेंगे, देखिए कि तीसरा सही है, दूसरा जो है वो गलत होने की संभावना क्यों है कि यहाँ पे एक साथ 5 वस्तुओं को शामिल किया गया है, और ऐसा सामान्यतः नहीं होता है कि लगातार किसी भी मतलब एक से अधिक या बहुत से वस्तुओं या सेवाओं में लगातार वृद्धि या कमी होती है। और मतलब और यहाँ देखिए कि इस्पात और लोहे के बारे में बताया गया है जो, और मशीन के आयात। तो हम लोग अगर ये इकोनॉमी सर्वे वगैरह पढ़े हुए हैं तो उसमें ये सब डाटा उपलब्ध रहता है। तो यहाँ पे है 1, 3 और 4 सही है। करंट अफेयर से सीधा टेक्सास मीडिएटर कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या है, तो वो ये करंट अफेयर का था, जैसा इसमें भी पूछा गया है, ये कच्चे तेल से था संबंधित। और अब ऐसा कोई मापदंड या उससे संबंधित वर्तमान में बाजार में या न्यूज़पेपर में ऐसा कोई शब्दावलियाँ आती है तो उससे संबंधित हम लोग ध्यान रख सकते हैं। फिर इकोनॉमी के बारे में अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ये से गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है। और गैर वित्तीय ऋण, ठीक, तो ये उत्तर इसमें तीनों है, ठीक है। अभी इस बाकी यहाँ क्या पढ़ना है कि वित्तीय ऋण और गैर वित्तीय ऋण क्या होते हैं वो पढ़ लेंगे। फिर देखते हैं साइंस में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते हैं। ठीक है, सही तो भी है। अन्य जो सीखने वाली चीज़ें हैं यहाँ है कि ये सब सामान्य समझ से के आधार पे हम लोग बना सकते हैं
कैसे देखते हैं कि दूसरे पहला है कुछ यूरेनियम का प्रयोग करता है और अन्य थोरियम का। ठीक है, क्योंकि परमाणु रिएक्टर में इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। फिर देखेंगे कि कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करता है और कुछ अन्य घरेलू आपूर्ति का। फिर है कुछ विदेशी उद्यम द्वारा संचालित होते हैं और कुछ अन्य घरेलू उद्यमों द्वारा। कुछ सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं और कुछ अन्य निजी स्वामित्व वाले। निजी स्वामित्व वाले कम ही होते हैं। और दूसरा कि बी जो है ये सी है कि कुछ उद्यमों द्वारा विदेशी उद्यम द्वारा और कुछ घरेलू। ये उतना सटीक नहीं प्रतीत होता है कि अब वो विदेशी हो या अब इस तरह से जो मैकेनिज्म होते हैं, जो प्रक्रियाएं होती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसमें कि विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। अगर किसी को किसी चीज़ में पार्टनर बनाया जाता है किसी परियोजना में, तो वो उसकी व्यवस्थाएं पहले से की जाती है। तो ये बी सही है कि आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और कुछ अन्य घरेलू आपूर्ति का। तो इसलिए सुरक्षा उपायों को ध्यान में के अधीन रखा जाता है। फिर है व्यापार संबंधित निवेश उपाय। ट्रिंग ये इकोनॉमिक मेंस वगैरह में भी इसको पढ़ा ही जाता है। ये सीधा जो ये जो ट्रिम है वो बौद्धिक संपदा जो होती है उससे संबंधित है। तो इसे और विस्तार से पढ़ लेंगे। इसका उत्तर है सी। इसमें है कि जो पढ़ा हुआ है ना उसके माध्यम अपने जानकारी के आधार पर ही बन सकता है। ये अगला देखेंगे। यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेते हैं तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा। तो ऐसे प्रश्न सामान्यतः पूछे ही जाते हैं हर बार। 2 4 5 प्रश्न ऐसे रहते हैं, 5 से अधिक प्रश्न होते हैं जो व्यवहार पर संबंधी, जो व्यवहारिक पक्ष जिसके होते हैं। तो ये क्या है कि जितने भी बैंकिंग सेक्टर और मौद्रिक और राजकोषीय जो प्रयास होते हैं और मुद्रास्फीति, उसके समाधान, उसके कारक, ये सब अगर हम लोग ने सब अच्छे से पढ़ा है तो इन सब चीज़ों को एकत्रित करके और उसके जो व्यावहारिक पक्ष होते हैं उसको अच्छे से अगर हम लोग समझ के लागू कर पाते हैं तभी ये प्रश्न होगा। पहला है कि वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना। दूसरा सीमांत अस्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, बैंक दर को घटाना तथा रेपो दर को घटाना। तो ये सब चीज़ हम लोग ध्यान में अब रखेंगे कि बैंक दर और रेपो दर क्या होता है, उसके प्रभाव क्या कैसे कैसे पड़ते हैं, कौन सी स्थिति में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब ध्यान रखेंगे। यहाँ पर उत्तर बी है। फिर आगे देखते हैं 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। तो ये प्रश्न देखिए बहुत जो मेंस में जैसे पढ़ा जाता है इसके प्रभाव अर्थव्यवस्था पे, मतलब ये उदारीकरण के प्रभाव, तो उससे संबंधित है। और इसमें अनेक प्रश्न ऐसे हैं जो हम लोग देखे पहले भी देख चुके हैं कि वो मेंस के जो विषय हैं, मतलब मेंस के जो टॉपिक हैं, और अगर उसे किया गया है तब आसानी होती है। तो तैयारी कभी भी ऐसे सेपरेट करके नहीं किया जा सकता है। इन सब चीज़ों को भी हम लोग इन सब चीज़ों को भी यहाँ से सीख सकते हैं। तो पहला है कि शहरी क्षेत्र में श्रमिक की उत्पादकता 2004-05 की कीमत पर प्रति श्रमिक रुपए में वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी इसमें कमी हुई। दूसरा, कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई। अब देखिए ध्यान रखेंगे सतत वृद्धि। फिर क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। ठीक। फिर क्या है, ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई। तो ये सही तो 2-3 अक्षर है, पर अब देखिए यहाँ कि जैसे सतत बोला गया है तो सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि इकोनॉमी जितनी अस्थिर ये व्यवस्था है और इसमें जो घटनाएं जो हमेशा इतनी ये परिवर्तनशील होती है, उसमें सतत सामान्यतः गलत ही होता है। ठीक। तो इससे भी निकाल देंगे। दूसरी बात, इस शहरी क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में इसमें कमी हुई। तो ऐसा नहीं है कि अब श्रमिक जो इसके श्रमिक की उत्पादकता के निर्धारण जो किया जाता है तो उसका प्रभाव लगभग हर क्षेत्र में पड़ता है, वो क्षेत्र निरपेक्ष है।
फिर देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन साख परिधान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देता है। ठीक। दूसरा है DCCB का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है। अब देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा भी ध्यान रखें, इसके बारे में जानकारी रखते हैं कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किस प्रकृति की है और इसकी व्यापकता क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की व्यापकता क्या है और इनका उद्देश्य क्या है, तो हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि अब देखिए जो ये जिला केंद्रीय सहकारी बैंक है ना, वो सामान्यतः जिलों में एक या दो उसके शाखाओं को देखा जाता है, जबकि ग्रामीण बैंक का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र तक ये वित्तीय समावेशन को पहुंचाना और वित्तीय और बैंकिंग सेवाओं को विस्तार कर देना। और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं वो तो सामान्यतः हर जगह देखने को मिलते ही है। फिर भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा करने पर निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभ के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में तो कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं। ठीक, अब देखिए ये काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा प्रश्न है, तो इसमें कैसे समझ लगा के करेंगे वो देखना है अभी। यदि कोई मालवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर देता है तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः प्रचालित करने में लगने वाली लागत। ठीक, यदि यह प्रमाणित होता है कि किसी शरारती तत्व द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर पर नुकसान पहुंचाया गया है तो नए कंप्यूटर की लागत। ठीक, यदि साइबर ग्रहण होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने पर लगने वाली लागत। यदि चौथा है, यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत। ठीक, अब देखिए इसमें से क्या है कि सबसे जो थोड़ा अतार्किक लगता है वो ये कि शरारती तत्व के द्वारा, तो शरारती तत्व के द्वारा किया गया है। अब इसको प्रमाणित करने में भी तो समस्या आ सकती है कि शरारती तत्व जो तो सच में वो कौन थे नहीं थे। तो ये ऐसा नहीं, मतलब ऐसा किसी भी कभी भी बीमा जो होता है, अगर हम लोग अपने भी अनुभव में देखे होंगे कि जो बीमित गाड़ियाँ होती है तो उसमें किसी तरह का दुर्घटना होता है तो कैसे उस क्लेम के दौरान कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है और कैसे उसका प्रमाणन की पूरी विधियाँ हैं। तो उसको अगर अनुभव रहा है या कभी इस प्रक्रिया को देखे हैं तो ये सामान्यतः एक को निकाल देंगे, मतलब दो को निकाल देंगे, और दो को निकालने से देखिए हम सीधे अपने सही प्रश्न उत्तर को कर सकते हैं। फिर क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किन्हीं कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है। सार्वजनिक निवेश, अब सार्वजनिक निवेश और निजी निवेश क्या होता है, निवेश की जो पूरी क्या अवधारणा है उसको अगर हम लोग समझे हैं तो ये तो साधारण प्रश्न है। कैसे क्या, अब पहले देखते हैं कि सभी फसलों में कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करना। दूसरा, प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, सामाजिक पूंजी निर्माण। यह है कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति, बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफ़ी। उसके बाद है सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना। अब देखिए सार्वजनिक निवेश है तो सार्वजनिक निवेश होगा तो सामान्यतः ये जो इसके जो उपयोगिता हो वो व्यापक होनी चाहिए। मान लीजिए कृषकों को निःशुल्क बिजली आपूर्ति करवा देते हैं तो इसका क्या, कुछ सीमित लोगों को ही फायदा होगा। फिर MSP का भी जो फायदा जो लाभ होता है वो भी कुछ सीमित वर्गों तक। अब इन दोनों को निकालेंगे तो हम लोग अपने इसमें भी यही है कि अगर एक को भी निकाल देते हैं तो उत्तर मिल जाएगा। फिर है भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का क्या महत्व है। तो ये बैंकिंग में और इसमें विदेशी फॉरेन जो सेक्टर है उसमें भी पढ़ा जाता है। तो ये सीधा पढ़ा हुआ है तो ही करेंगे, अन्यथा कोई तो है नहीं कि हम लोग इसमें कुछ अधिक अपना
दिमाग लगाएंगे। हाँ, एक चीज़ ये तीसरे जो विकल्प दिए गए हैं उसमें देखने वाला है कि उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी ही खराब होगी। ठीक, तो अब ये खराब नहीं बल्कि ये अच्छा होता है। और अभी जो वीडियो पिछला जो सीरीज था उसमें भी हम लोग देखे थे कि कैसे दीर्घ जो था उसकी जगह लघु की जगह दीर्घ किया था, निम्न की जगह उच्च कर देता है, और फिर खराब की जगह अच्छे की जगह खराब। तो ये उष्ण की जगह शीत, इन सब चीज़ों में कैसे इंटरचेंज और स्विप करता है यूपीएससी, इसको हम लोग ध्यान रख सकते हैं इससे। अब क्या है अगला कि हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक या कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी। ठीक, तो ये सब भी है कि बाजार लगातार न्यूज करंट अफेयर वगैरह हम लोग पढ़ रहे हैं, न्यूज़ को देख रहे हैं, तो इससे समझ विकसित हो जाती है। पहला है न्यूनतम समर्थन मूल्य, दूसरा सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार द्वारा भंडारण करना, और फिर क्या है कि उपभोक्ता सब्सिडियाँ। तो अगर थोड़ी सी भी जानकारियाँ हैं तो एक और चार को तो हम लोग समझ ही सकते हैं, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ही एमएसपी और ये सब्सिडियाँ दी जाती हैं। एक चार किस में है, 3 में है। अब देखते हैं कि सरकार द्वारा व्यापार करना और सरकार द्वारा भंडारण, तो एफसीआई का क्या कार्य है वो पढ़े होंगे, तो इसको देख ये यहाँ काम आ जाएगा। और इसके द्वारा व्यापार मतलब कि खरीद और बिक्री करना, तो एफसीआई को अगर अच्छे से पढ़े हैं तो भी हो जाएगा काम। अब देखिए यहाँ क्या है कि अब किसी भी तरह से जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें जो पीटी और मेंस को अलग अलग करके कभी भी पढ़ना समझदारी नहीं होगी, और ये ना ही है कोई सही तरीका होता है। तो इन सब प्रश्नों को देखने के बाद ये समझ में आता है। ठीक, अब आगे देखते हैं कि पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार में मूल्य में सतत वृद्धि हुई। अभी भी हम लोग सतत देखे थे इकोनॉमी में, ये भी देख रहे हैं। फिर क्या है, भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़ा और कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है। ठीक, फिर है कि पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा। ठीक, अब देखिए ये तो इकोनॉमी सर्वे में ये सब डाटा मिलता है, और नहीं भी मिलता है तब देखिए सतत जो है श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। और कितने दिनों का बात है, दशक की बात है। और ये सब परिवर्तनशील घटनाएं हैं ही, तो ये सामान्यतः हम लोग इसको गलत मान सकते हैं। और तीसरा हम देखिए स्विप क्या है, यहाँ एक तो अति जो एक्सट्रीम वर्ड है उसका उपयोग है, या यहाँ पर देखिए एक ही प्रश्न में स्विप भी कर दिया है, इंटरचेंज भी कर दिया है कि भारत व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल है दक्षिण एशिया में। तो ये ऐसा नहीं, ये गलत दिया गया है, नेपाल नहीं होगा। फिर करंट अफेयर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं। अब ये सामान्यतः कि ध्यान में रखना मुश्किल है, परंतु बार बार जो चर्चा में कोई भी संगठन आ रही है उसके बारे में हम लोग देखते हैं और मैप पे आधारित उसको ध्यान करना चाहेंगे तो ये आसान रहता है। और इसमें देखिए 2-4 उसके जो है ना 1-2 रखेंगे, 1-2 जो उसके मूल 4-5 जैसे 20 सदस्य है G20 में, तो अब उसमें से कुछ 5-6 को भी ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है। कैसे, यहाँ देखिए तुर्की का जो है ना केवल एक ही इसमें दिया गया है, विकल्प में दिया गया है, और तुर्की उसमें है, ठीक, और कहीं नहीं है, तो आप ऐसे अंदाजे लगा सकते हैं। ठीक, और कभी भी किसी भी संगठन के बारे में जिसमें कि 5 से अधिक हो, 10-15 ऐसे सदस्य होते हैं, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि महाद्वीप के आधार पे देश को ध्यान में रखेंगे तो वो आसानी होती है, और 2-4-10 बार देखने से उसको वो ध्यान में आ जाएगा। फिर क्या है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालिक ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। अब देखिए ऐसे, अब जो पढ़ा होगा उसके लिए तो सही है, परंतु जो नहीं पढ़ा है और जो किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़ा भी होगा तो वो इतना अंदर जा करके पढ़ा नहीं जा सकता, मतलब सामान्यतः नहीं पढ़ते हैं लोग। क्यों कि अब अल्पकालिक ऋण समर्थन दिया जाता है। ठीक, किन किन उद्देश्यों के लिए दिया जाता है, यहाँ क्या क्या दिया गया है कि फॉर्म परिसंपत्तियों के रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, कंबाइन कटाई मशीन, ट्रैक्टर और मिनी ट्रैक्टरों के क्रय के लिए,
परिवार की उपभोग आवश्यकताओं के लिए, फसल कटाई के बाद के खर्च के लिए, फिर है क्या कि परिवार के लिए घर निर्माण तथा गांव में शीतागार सुविधा की स्थापना के लिए। ठीक, अब इसमें मतलब पढ़ा और यहाँ देखिए अब 5-6 दिया गया है, तो इसमें पूछा गया है कि किसान क्रेडिट कार्ड, तो किसान क्रेडिट कार्ड का इससे क्या संबंध है? किसान में शीतागार, गृह निर्माण और ये क्या है कि शीतागार की सुविधा। ठीक, अब मान लीजिए कि ये तो बिल्कुल व्यक्तिगत हो गया कार्य, किसी व्यक्ति विशेष का है, और शीतागार सार्वजनिक हो जाएगा, तो इसको एलिमिनेट करेंगे। देखिए एक को एलिमिनेट करने से भी प्रश्न हल हो जाएगा। फिर देखते हैं कि खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है। WPI सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता, जैसा कि CPI करता है। ठीक, सेवाओं के मूल्य में, क्योंकि देखिए अभी आज पहले देख लेते हैं तीसरा कि भारतीय रिजर्व बैंक में अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु WPI का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये क्या है यहाँ पहला जो दिया गया है कि CPI, तो CPI WPI के बारे में पहले तो तुलनात्मक रूप से पढ़ा जाएगा यहाँ पे, और यहाँ WPI का उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों? कि WPI में वस्तु और सेवा को शामिल नहीं किया जाता है, और साथ ही ये होलसेल प्राइस के बारे में बात होती है, तो ये गलत है। तीन जो है वो इसका गलत होगा। यहाँ उत्तर A और B, ये A और B मतलब 1 और 2 होगा। ठीक, क्या है कि खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय जो मैप में मानचित्रण है उसे पूछा गया है। तो पहला है मेकोंग, दूसरा थेम्स, वोल्गा और जेम्बेजी। अब देखिए या तो हम लोग डायरेक्ट इसके उद्गम और उसके कहाँ ये मिलती है किससे, वो ध्यान में रखे होंगे तब सही है या हम लोग ऐसे पढ़े होंगे कि कौन कौन से सागर में कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती है, तो भी ये संभव है। अभी इतना भी नहीं किए हैं, तो देखिए जाम्बेजी कहाँ है ये अगर, ठीक, और थेम्स मेकोंग, और मेकोंग जो ये साउथ और ये दक्षिण एशिया में मेकोंग है, और इधर उसके साथ में लगा हुआ भी होगा तो वो अपने भारत के साथ भी लगा है, तो वो है बंगाल की खाड़ी, और यहाँ दिया गया अंडमान, तो ये गलत है। बाकी हम लोग पढ़े होंगे कि वोल्गा वगैरह ब्लैक सी में कौन से और कैस्पियन में कौन कौन से आता है, तो उससे भी कर लेंगे। फिर है एग्रीकल्चर से कि सभी अनाजों, दाल एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद अब भारत के किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होता है। अब देखिए कि असीमित होता है ऐसा संभव है। और फिर यहाँ एक चीज़ और यहाँ है कि खरीद की जगह जो है प्रापन शब्द का प्रयोग किया गया, तो उस समय एग्जाम प्रेशर में अगर ऐसा लगे कि हम नहीं समझ में आता है, हम लोग इंग्लिश को यहाँ देख लेंगे। फिर दूसरा कि अनाजों एवं दालों का MSP किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुँच पाते। अब देखिए बाजार मूल्य कहाँ तक पहुँच पाएगा, ये तो अपने आप में कोई अंदाज लगाने वाला चीज़ है ही नहीं, उसके बारे में पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है। तो ये तो ऐसे भी गलत है। दूसरा पहला क्या है कि असीमित होना। अब देखिए असीमित ऐसा संभव ही नहीं है, सामान्य सोच से के आधार पर भी देखेंगे तो। फिर क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अभी देखिए जो यहाँ 2020 में जो इस प्रकार से कॉमर्शियल पेपर वगैरह के बारे में पूछा गया है, ये 2018 18 या 19 में इसको विकल्प के रूप में दिया गया था।
सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और इन सब चीज़। अब देखिए इस सब को तो वैसे पढ़ा ही जाता है बैंकिंग से सेक्टर में। अगर हम लोग नहीं भी पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान है तो उससे भी हो जाएगा। कैसे कि देखिए शीघ्रावधि द्रव्य कॉल मनी क्या है, अंतर बैंकिंग लेन देन के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्तीय है। ठीक, ये पहला देख लेते हैं, वाणिज्यिक पत्र अल्पकालिक प्रतिभूति रहित वचन पत्र है। फिर जमा प्रमाण पत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालिक प्रपत्र है। फिर एक शून्य कूपन बॉन्ड अनुसूचित व्यापारी बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालीन बॉन्ड है। ठीक, अब देखें ये सही है तीसरा कि अंतर बैंक में जो लेन देन होती है उसे कॉल मनी बोलते हैं। अब फिर ये सही है कि कॉमर्शियल पेपर जो है अल्पकालिक। बाकी ऐसे ही टर्म्स जितने शब्दावलियाँ हैं उसको ध्यान रखेंगे, साथ ही कि इसमें क्या क्या स्वीपिंग किया गया है वो देखेंगे। तो इसमें इतना है। और देखिए इसमें जो इकोनॉमी में होता है ना अल्पकालिक दीर्घकालिक, इसमें और उसके जो तथ्य भी ये रहते हैं कि सतत, उससे सावधान रह सकते हैं हम लोग। उसके बाद जो अक्सर डाटा दिया जाता है ना वो सामान्यतः गलत होता है, ये सब चीज़ ध्यान रखें। और बाकी ये जो जीरो कूपन बॉन्ड और कॉमर्शियल पेपर और इससे ट्रेजरी बिल वगैरह जितने भी के समान ही चीज़ें हैं, जो उपकरण हैं उनको ध्यान में रखेंगे। फिर है भारत में जो इतिहास में इस तरह के प्रश्न पूछे ही जाते हैं सीधे सीधे कि परिवारजक दूसरा श्रमण और उपासक। अब बौद्ध धर्म को अगर हम लोग थोड़ा सा भी पढ़ें तो उसमें श्रमण के बारे में स्पष्ट बताया गया है कि वो भ्रमण करने वाले जो होते हैं साधु संत होते हैं, जो हमेशा घूमते ही रहते हैं। और इससे संबंधित और भी चीज़ें हैं तो उसको अगर ध्यान है में रखे हैं तो ये आसानी से कर सकते हैं। इसमें भी वही है कि एक को निकालेंगे तो उत्तर आ जाएगा। फिर क्या है, अब देखिए ये जो 72वां प्रश्न है ना वो बहुत ही शानदार और प्यारा प्रश्न किस लिए है अभी देखेंगे हम लोग कि भारतीय, इसमें क्या है तीन चीज़ को यहाँ सीखेंगे हम लोग कि कॉमन सेंस के आधार पे भी कैसे करेंगे और विरोधाभास भी कैसे रहता है कभी कभी विकल्पों में, और क्या कि स्वीप कैसे किया गया है वो देखेंगे। पहला पढ़ते हैं कि हाथी के समूह का नेतृत्व मादा करती है। चलिए पता नहीं, हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। ठीक, सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। अब देखिए सामान्यतः लिखा हुआ तो ऐसा लगेगा कि पहले तो लगेगा कि हाँ हो सकता है, और जबकि ये गलत है। कैसे देखेंगे, फिर पहले चौथा पढ़ लेते हैं कि भारत के राज्यों में हाथी की सर्वाधिक जनसंख्या केरल में है। ठीक, अब हम लोग उसका जनसंख्या जो आती है उसको देखेंगे तो उससे तो सामान्यतः ये तथ्य आ जाएगा कि कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा। ठीक, अब यहाँ देखते हैं दूसरा तीसरे में क्या है कि अब मान लीजिए कि अगर इसको मान भी लेते हैं कि 40 वर्ष तक आयु तक ही वो जो है ना बच्चे पैदा करने की उनमें क्षमता होती है। अब उतना एक तो उसकी आयु अधिक होती है और दूसरा अगर मान लीजिए 40 वर्ष तक है तो गर्भधारण की क्षमता उसके लगभग 2 वर्ष है। तो अब ऐसा हो सकता है कि जिसका गर्भधारण की जो अवधि है वो भी बहुत लंबा है और जो उसका जो प्रजनन आयु होगा वो भी कम है। तो अब दोनों ही विरोधाभासी है। ये सही होगा तो ये नहीं, ये रहेगा। अब दोनों तो एक साथ सही हो ही नहीं सकता है। ठीक, और इसमें से हम लोग निकालेंगे जैसे ही 4 को या 3 को, मतलब ये उत्तर यहाँ आ जाएगा। और देखिए ये सब जो है ना सामान्य कभी भी डिस्कवरी वगैरह पे भी हम लोग अगर देखे होंगे तो उसमें ये सब चीज़ें बताई जाती है। और उस वहाँ से भी बहुत बार अगर एक दो तीन प्रश्न तो ऐसे भी हो सकते हैं कि हम लोग कभी अपने जो व्यक्तिगत अनुभव है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। डिस्कवरी वगैरह पे इस पर दिखाया जाता है कि मादा ही नेतृत्व करती है और ये केरल नहीं बल्कि कर्नाटक है शायद। और 73वां है निम्नलिखित में तो कौन सा संरक्षित क्षेत्र काबड़ी बेसिन में स्थित है। अब देखिए इससे पहले जो है ना संरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर में कौन कौन से संरक्षित मतलब कौन कौन से क्षेत्र आते थे संरक्षित, उसके बारे में पूछा। अब क्या पूछा गया कि कौन बेसिन में, काबड़ी बेसिन में है। अब अगली बार ऐसा पूछा जाता है तो पश्चिमी घाटी में, पूर्वी घाट में, मध्य भारत, ऐसे भी प्रश्न आने की संभावना है, या उत्तर पूर्वी भारत में। तो अब यहाँ देखिए कि बेसिन के बारे में, अगर काबड़ी बेसिन से संबंधित काबड़ी बेसिन के बारे में भी अगर ध्यान है तब भी हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। 1 3 4 है।
पापीकोंडा वगैरह, ये अब इसके बारे में 2-4 लाइन अच्छे से सर्च करके देख लेंगे। वहाँ के फ्लैगशिप जो प्रजातियाँ हैं उसके बारे में ध्यान रखेंगे। फिर है भारत की जैव विविधता के संदर्भ में शिलोन, फार्ममाउथ, कॉपर स्मिथ, वर्बट, ग्रे चिल्ड, मिनीवेट और वाइट थ्रोटेड रेडस्टार्ट क्या है। ये अब सबको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर हम लोग ये करते रहते हैं ना, करंट अफेयर को देखते हैं तो रह सकता है ध्यान में, नहीं भी रहा तो इसमें से 1-2 को भी पहचान गए ना तो हो जाएगा। अब वाइट थ्रोटेड होता है तो सामान्यतः आप देखेंगे कि वाइट थ्रोटेड और नेक्ड, ऐसे वाइट नेक्ड, ब्लैक नेक्ड, ब्लू नेक्ड, ऐसे सामान्यतः पक्षियों में ही होता है। तो ये भी अगर हम लोग कहीं कहीं जो होता है ना कि सामान्य ज़्यादा पक्षियों के बारे में पढ़े हुए हैं या अधिक संख्या में जिन जानवरों के बारे में पढ़े हैं तो उससे जो समान समझ बनती है ना तो वो भी सहायक हो सकते हैं इसको करने में, प्रश्न को हल करने में। अब देखते हैं कि भारतीय अनुकृष्ण मृग बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा संरक्षण क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो ये है कि कैसे प्रजातियों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, पर भी देख लिए कि कैसे एक जगह सब एक ही प्रजाति के इसको एक ही प्रजाति के रख के पूछ लिया गया है, अनेक जीवों को रख के पूछा गया है। इस देखिए पक्षी के वाला जो प्रश्न है उसमें अब यहाँ देखिए कि वो उसका जो आवास है ना उसके बारे में पूछा गया है कि बारहसिंगा का आवास कहाँ है। ठीक, अब बारहसिंगा के बारे में थोड़ा सा भी ध्यान है या फिर कान्हा और इन सब के बारे में ध्यान है तो वो भी हम लोग लगा सकते हैं। और या फिर जैसे जो बारहसिंगा है उस किस तरह के क्षेत्र में रहना होता है उनका, ये सब उसके आवास के बारे में पढ़े हुए हैं तो आसानी से हम नहीं, अन्यथा जो डायरेक्ट पढ़ रखा है उसके लिए तो ये आसान ही है। ठीक, और बाकी यहाँ जो मानस राष्ट्रीय उद्यान और मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य, ताल छप्पर वन्यजीव अभ्यारण्य, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से देख लेंगे कि अगली बार आए तो हम लोग आसानी से कर लें। और किस तरह से इसको करेंगे तो यहाँ पे बताया ही गया है कि अनुपकृत मतलब वहाँ की जो प्रजातियाँ हैं उसके बारे में और वहाँ की जलवायु के बारे में ध्यान रखेंगे तो अगली बार जो होगा प्रश्न को करने में आसानी हो सकती है। आज के लिए इतना है, अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे तो 2020 के पीटी के प्रश्नों को हम लोग पूरा कर देंगे। आज के लिए आप लोगों को धन्यवाद और आभार। अगर आप लोगों को यह उपयोगी लगे तो अपने दोस्तों के बीच में भी इसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।